राड्री के चले जाने के बाद वो जहाज में दाखिल हो गए। बाकायदगी से चलने वाली घड़ियों के मुताबिक इस वक्त दिन के 2 बजे थे जब वो कील कांटे से लैस हो चुके थे। विंडशील्ड का हिस्सा मजबूती से बंद कर दिया गया था, पहिए बंद हो चुके थे और जहाज के अंदर रस्सियों का ऐसा जाल बुन दिया गया था कि बर्क रफ्तारी के बावजूद वो सब इस जाल में फंसे रहे और लुढ़क कर एक दूसरे पर न जा गिरे या जहाज के दूसरे हिस्से से न टकरा जाए। ये बेहतरीन इंतजाम प्रोफेसर खावर की ज़हनी काविशों का नतीजा था। आल्ट्रे और दूसरे नौजवानों ने यह इंतजाम देखकर इत्मीनान का इजहार किया। बाहर आल्ट्रे अपना काम कर चुका था। उसने 60 ऐसे आदमी तैयार कर लिए थे जो जहाज को ढलान तक खींच ले जाने के लिए तैयार थे। बाकी नौजवानों का खूब मजाक उड़ाया गया था जो इस खौफनाक काम में शरीक नहीं हुए थे। शरीक आल्ट्रे भी नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल वो नौजवानों का लीडर था और उसे उसकी जरूरत नहीं थी। बूढ़ों ने अपने बुढ़ापे और कमजोर हाथों का उज़र पेश किया था, इसलिए बाकी नौजवानों के बड़े करों ने ही ये जिम्मेदारी अपने सर ली थी। जहाज के अंदर एक मजबूत कड़े से एक मोटा रस्सा बांध दिया गया था। सिस्को और एक और पायलट अंदर बैठ के, खावर और दूसरे बूढ़े बाहर खड़े हुए थे और फिर 60 नौजवान रस्से की तरफ बढ़े। उन्होंने मजबूती से रस्सा पकड़ लिया और इस खौफनाक ढलान में उतरने लगे। मजबूत रस्से को पकड़े हुए वो सब नीचे उतर रहे थे। उनके चेहरे फक थे, जिस्म लर्ज रहे थे, लेकिन बहरहाल अब तो वो इस काम का बीड़ा उठा ही चुके थे। एक लाइन से वो नीचे उतरते रहे और काफी गहराई में पहुंच गए। यहां तक रस्सा खत्म हो गया और फिर वो बर्फ पर पांव टिकाकर जोर लगाने लगे और देव हैकल त्यारा आगे बढ़ने लगा। देखने वालों के सांस रुके हुए थे। बिलाशुबा बेहद खौफनाक काम था ये। त्यारा ढलान पर खिसक रहा था और फिर उसका सामने का हिस्सा ढलान पर काफी हद तक आगे आ गया था। तब दरवाजे पर खड़े हुए आदमी ने खावर का इशारा पाकर सिस्को से कुछ कहा और सिस्को का दिल धक धक करने लगा। एक खौफनाक जिम्मेदारी उसके सपुर्द कर दी गई थी। एक भयानक काम उसे करना था और यह काम अंजाम देते हुए उसके हाथ लड़ रहे थे, लेकिन यह जिम्मेदारी उसे पूरी करना थी। इन लड़कियों की आबरू की हिफाजत के लिए जो उन बूढ़ों पर भरोसा करती थी। खुद बूढ़े सिस्को की बेटी अमेरिका में मौजूद थी, ये भी उसकी बेटियां थी और उनकी आबरू की जिम्मेदारी भी इसी तरह उसके कांधों पर थी जिस तरह अपनी बेटी की। ये बिगड़े हुए नौजवान इन मासूम लड़कियों की असमत को दागदार करना चाहते थे। ये वैशी दरिंदे इंसानियत की तमाम कदरों को खो बैठे थे। ये दरिंदे जिन्हें इनका मुहाफिज होना चाहिए था, इनकी असमतों के दुश्मन बन गए थे और इन कमजोर और मजलूम लड़कियों की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी इस वक्त सिस्को के सुपुर्द कर दी गई थी। उसके लरजते हुए हाथ उस रस्से की तरफ बढ़े जिसे नौजवान पकड़े हुए थे। रस्से में लगी हुई गिरा उनकी जिंदगी की जमानत थी। इस गिरा में उनकी जिंदगी के तार बंधे हुए थे और यह बात बहुत कम लोगों को मालूम थी कि उन बदनसीब नौजवानों की मौत का फैसला कर लिया गया है। यह फैसला लड़कियों को बचाने के लिए किया गया था। सिस्को के लरजते हुए हाथ आगे बढ़े। त्यारा बदस्तूर आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा था और फिर सिस्को ने गिरा का फंदा निकाल दिया। वो कील अपनी जगह से हटा दी जिससे रस्सी बंधी हुई थी और बाहर कोहराम मच गया। लोग दहशत से चीखते हुए एक दूसरे से लिपट गए। लड़कियां खौफ से रोने लगी। अलबत्ता खावर के चेहरे पर बेपनाह संजीदगी थी। रस्सा खींचने वाले नौजवानों की फलक शगाफ चीखें लहरों की तरह फिजा में उभर रही थी और सफेद बर्फ पर स्याद नुक्ते फैलते नजर आ रहे थे। इस वक्त आल्ट्रे ने दहाड़ते हुए प्रोफेसर खावर का गिरबान पकड़ लिया। ये क्या हुआ बूढ़े खबीस, ये क्या हुआ? रस्सी कैसे खुल गई? ये साजिश है कुत्ते, बोल, जवाब दे। दूसरे लम्हे खावर का जोरदार घूंसा आल्ट्रे के चेहरे पर पड़ा और आल्ट्रे दूसरी तरफ उलट गया। खा मरदूद, ये साजिश ही थी। ये तुम जैसे नापाक इंसानों को मौत के गार में धकेलने का प्रोग्राम था। तुझे मेरी बेटी पसंद थी ना? तूने नापाक इरादों से मेरी बेटी का हाथ पकड़ा था ना? पुरहवस कुत्ते, तुम लोगों का अंजाम इससे भी बदतर होना चाहिए था। हाँ, हमने तुम पर फतेह हासिल कर ली है। मैंने अपनी बेटियों की इज्जत बचाई है, इन तमाम मासूम लड़कियों की इज्जत बचाई है जो खतरे में थी। इन कमजोर बूढ़ों ने अपनी बेटियों को इसलिए परवरिश नहीं दिलाई थी कि वो इन्हें तुम्हारी नापाक हवस की भेंट चढ़ा दें। हमने ये साजिश इसी वक्त तैयार कर ली थी जब तुम इंसानियत की सतह से गिरे थे। हम भी तो इस बर्फ के वीराने में तुम्हारे साथ ही थे। हमें भी तो अपनों का ख्याल था। तुम नौजवान जो हमारा सहारा बनते हमारी इज्जत के दर पे हो गए। तुमने हमें कत्ल करने का फैसला किया था, लेकिन हमने तुम्हें कत्ल करने का फैसला कर लिया और देख लो हम कामयाब हो गए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा दरिंदे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साथियों आओ इस कुत्ते को फना कर दो। आल्ट्रे धाड़ा और इसके बचे हुए साथी खावर की तरफ तोड़े, लेकिन इसी वक्त राड्रिक और दूसरे नौजवान जो चालाकी से बाकी नौजवानों के गिरोह में शामिल हो गए थे आगे बढ़ाए।
हमारी मौजूदगी में ये कैसे मुमकिन है दोस्तों? यही मौत तुम्हारा भी मुकद्दर है। हमारे बाजू इस कदर कमजोर नहीं है, हमारे खून इस कदर सर्द नहीं है कि हम इस अमली जिद्दोजहद में हिस्सा न लेते, लेकिन मौत तुम्हारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी। हम दिल से इन लड़कियों की इज्जत करते हैं, हम इन्हें अपनी आबरू समझते हैं, इनकी हिफाजत हमारा फर्ज है। हम तुम्हारे साथ इसलिए शामिल हुए थे कि तुम्हें जहन्नुम में रसीद करें। कि हमारे बुजुर्गों का प्रोग्राम था ट्राट रिकने का। दीवाने वहशी उन नौजवानों से दस्तों गिरेबां हो गए और बर्फ पर जिंदगी और मौत की जिद्दोजहद होने लगी। अल्ट्रे पागल हो गया था, वो वहशियों की तरह खावर पर हमले कर रहा था, लेकिन शिकस्त आज भी उसका मुकद्दर थी। प्रोफेसर खावर उसे बुरी तरह मार रहा था और वो अपनी तमाम तर जंगी महारत के बावजूद अभी तक खावर को हाथ भी नहीं लगा सका था। दूसरी तरफ शरीफ नौजवानों ने उन बचे कुचे बागी नौजवानों को दुरुस्त कर दिया था। उनमें से बहुत से जमीन पर पड़े बेबसी से उन्हें तक रहे थे। फिर खावर ने आल्ट्रे को दोनों बाजुओं पर उठाया और सर से बुलंद कर लिया। आल्ट्रे सख्त जिद्दोजहद कर रहा था, लेकिन क्राडियल खावर के सामने उसकी एक न चल रही थी। खावर उसे ढलान के किनारे पर ले गया और आल्ट्रे चीखने लगा। अब वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, जिंदगी की भीख मांग रहा था। तेरा खून गंदा है आल्ट्रे, मैं तुझे मुआफ नहीं कर सकता ताकि तू दूसरों के लिए खतरा बना रहे, खावर ने कहा और आल्ट्रे को ढलान पर उछाल दिया। आल्ट्रे की चीख बेहद भयानक थी। वो ढलान पर फिसलता जा रहा था और लड़कियां कांप रही थी। इन सब का हशर आल्ट्रे से मुख्तलिफ नहीं होगा। खावर मुड़कर घुराया और बर्फ पर पड़े हुए नौजवान चीख पड़े। उन्होंने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन दूसरे नौजवानों ने उन्हें पकड़ लिया और फिर उन्हें भी एक एक करके ढलानों पर फेंक दिया गया। यह था उनका सफाक अंजाम। जो इंसानियत के कातिल थे, जो अपना फर्ज भुलाकर हवस के शिकंजे में जकड़े गए थे, जिन्होंने शैतान को दोस्त बना लिया था। कई लड़कियां दहशत से बेहोश हो गई थीं, दूसरी लड़कियां भी कांप रही थी, लेकिन उनके दिल के गोशों से सुकून की लहरें भी उठ रही थी। वो मुसीबत ज़दा थी और मुसीबत में अगर एक और मुसीबत शामिल हो जाती तो उनका पुरसारे हाल कौन था? वो सब बेयारो मददगार थी। इनके सर परस्त बूढ़े थे, जैसे भी थे, बहरहाल उनके लिए अहमियत रखते थे और वो इन कभी हैकल नौजवानों से जंग में जीत नहीं सकते थे। चुनाचे जो कुछ हुआ बेहतर ही हुआ था। हवा साई साई कर रही थी और चारों तरफ सन्नाटा तारी था। ढलान पर फिसलने वालों का अब निशान भी नहीं था। अलबत्ता उनकी चीखों की बाज गश्त न जाने कहां कहां से होती हुई अब भी कानों तक पहुंच रही थी, या फिर यह सिर्फ समाज का वहम था। सब खामोश थे। इस भयानक वाकया के बाद उनके आसाब कशीदा हो गए थे, कान साई साई करने लगे थे और दम घुटने लगे थे। अंदर जहाज में सिस्को सर पकड़े बैठा था। वो अपने जमीर से जंग लड़ रहा था। बेशक वो उन सब लोगों का कातिल था, लेकिन वो थे भी इसी काबिल। अगर वो जिंदा रहते तो न जाने कितने भयानक अलमिये जन्म लेते। वैसे सब लोग इस प्रोग्राम से वाकिफ नहीं थे, इसलिए उनके लिए यह अचानक सूरत हाल और ज्यादा भयानक थी। वो सब खौफ व दहशत से सफेद पड़ गए थे। काफी देर तक यह तिलिस्मी फिजा कायम रही। फिर प्रोफेसर खावर ने गहरी सांस ली और भारी आवाज में बोला, हमारे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं था और यही इंसानियत का तकाजा भी था। खुदा की कसम, अगर मेरे साथ मेरी बेटियां ना होती तब भी मैं इस सिलसिले में इतनी ही सरगर्मी से हिस्सा लेता और इनका वही हश्र करता जो मैंने किया है। चुनाचे मेरे दोस्तों, शैतान का सोग मनाना भी फजूल है। इनकी मौत पर सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। खुदा की कसम, हम अपनी जिंदगी में इन मासूम भेड़ों को इन भेड़ियों के हवाले करने को तैयार न होते, खा इनका सहशर हमारा क्यों न होता। सोग की फिजा खत्म करो मेरे दोस्तों, आओ मैं तुम्हें हकीकत से वाकिफ करूं। आओ मेरे करीब आ जाओ। और फिजा की खामोशी खत्म हो गई। सब गहरी गहरी सांसें लेने लगे। सिस्को कांपते हुए कदमों से बाहर आ गया। राड्रिक बूढ़े और शरीफ नौजवान भी एक जगह इकट्ठे हो गए। तब बूढ़े खावर ने कहना शुरू कर दिया, मैंने जो कुछ तुमसे कहा है वह हकीकत नहीं है। ढलानों से परे की दुनिया के बारे में किसी को मालूम नहीं कि वहां क्या है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि हमारा यह खौफनाक सफर कहां खत्म हो। जिस नई दुनिया का तस्वुर मैंने पेश किया था वो सिर्फ एक फरेब है, इसका कोई वजूद नहीं है। अलबत्ता जाती तौर पर मैंने वही कुछ तय किया था जो मैंने बताया था, यानी मैं अपनी बच्चियों के साथ किसी वक्त इन ढलानों से गुजरने का इरादा रखता था। और अगर वो सूरत-ए-हाल पेश न आती जो आ गई थी तो शायद इस वक्त मैं तुम्हारे दरमियान न होता। मैंने पत्थरों को फिसला कर मुनासिब जगह पर निशान लगा लिया था, लेकिन इन लड़कियों की आबरू खतरे में छोड़कर जाना मेरे ज़मीर ने गवारा न किया और मैंने वक्ती तौर पर अपना प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। हम हर वक्त इन खतरनाक नौजवानों के बारे में सोचते रहते थे जो भटक गए थे। तब मैंने सिस्को से अपना तजुर्बा बयान किया और उनके सामने ये तजवीज़ रखी जिसे इन्होंने पसंद किया। अगर हम इन नौजवानों को इस हसीन दुनिया के ख्वाब न दिखाते तो वो कभी इस काम पर तैयार न होते। बहर सूरत मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि अब आइंदा इकदाम का फैसला करना हमारे हाथ में है। हम जहाज को यहाँ तक ले आए हैं
क्योंकि इनके बगैर हम ये काम इतनी आसानी से नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी वक्त नहीं गुजरा, इसे वापस भी ले जाया जा सकता है। ताहम इस बेयकीनी की जिंदगी से यह बेहतर है कि हम जान का खतरा मोल ले लें। अगर आप लोग इस सफर के लिए तैयार ना हो तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। अलबत्ता मैं आज ही यहां से जा रहा हूं और अब मैं आपके जवाब का मुंतजिर हूं। हम वापस नहीं जाएंगे प्रोफेसर, आपने जो कुछ किया है ठीक किया है। हम वापस नहीं जाएंगे, हम ये सफर करेंगे, ख्वाह इसका अंजाम मौत ही क्यों ना हो। बहुत से लोगों ने कहा, मेरे बहादुर दोस्तों, जिंदगी जद्दोजहद का नाम है। इस वीराने में हम अपाहजों की तरह नहीं रह सकते। जिंदगी को दाव पर लगा दो। इस वक्त मकसद जिंदगी है और मौत बहरहाल जिंदगी की इंतहा है, जो इन ढलानों पर भी मौजूद है और इस बर्फ के मैदान में भी। हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं, तकरीबन सब ने कहा। तब आओ, वक्त जाया करने से क्या फायदा। किसी नई जिंदगी या फरिश्ता अजल को इंतजार की तकलीफ क्यों दी जाए। फरजाना, फरोजा, आओ सबसे पहले हम सफर के लिए कमर बस्ता हूं। और प्रोफेसर की दोनों लड़कियां आगे बढ़ाई। फिर वो जहाज के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए। उनके पीछे दूसरी लड़कियां बेहोश लड़कियों को उनके वालिद उठाकर अंदर ला रहे थे और उनकी मदद नौजवानों ने की थी। त्यारे के अंदर रस्सियों के बने हुए जाल की एक एक खाने में एक एक फर्द को बिठा दिया गया और रस्सियां उनके जिस्मों से जकड़ दी गई। बड़ा शानदार इंतजाम किया गया था। एक एक करके तमाम लोग जहाज में दाखिल हो गए। बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा था। जहाज कई बार डगमगा चुका था। बिलाकर आखिरी आदमी भी अंदर आ गया और जहाज का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया गया। जहाज अब भी मुअल्लिक था। तब प्रोफेसर खावर ने एक रस्सा पकड़ा और जहाज के अगले हिस्से में पहुंच गया। फिर उसने दूसरों को इशारा किया। सिस्को और उसके तीनों साथी पायलट भी अगले हिस्से में पहुंच गए। जहाज एक बार जोर से डगमगाया। उसका हिस्सा नीचे झुकने लगा था। उनकी देखा देखी चंद और नौजवान भी रस्से मजबूती से पकड़े हुए आगे आ गए। जहाज का तवाजुन बिगड़ गया। एक खौफनाक झटका हुआ और उनकी चीखें निकल गई। जहाज सुस्त रफ्तारी से नीचे फिसल रहा था। तो सब बर्क रफ्तारी से वापस पलटे और रस्सों की मदद से अपनी जगहों पर आ गए। लेकिन जहाज ढलान पर आगे बढ़ रहा था। उसके पहियों की राडें बर्फ खुरच रही थी और जब वो बर्फ की गिरफ्त से आजाद हुई तो अचानक जहाज तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। अब वो बाकायदगी से बर्फ पर फिसल रहा था और ये रफ्तार उनका दिल उछल कर हल्के में आ गया। जहाज की खिड़कियों की शीशों से बाहर का मंजर नजर आ रहा था। जहाज के फिसलने से सख्त जमी हुई बर्फ खुरच कर बुलंद हो रही थी और दोनों तरफ बर्फ की चादरें बुलंद हो गई थी। आंखें बंद हो गईं, दिलों की धड़कनें सुस्त पड़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान से नीचे गिर रहे हों। कुछ कमजोर दिल साख्त हो गए थे, कभी न धड़कने के लिए। किसी को किसी का होश नहीं था। सबके दांत भिंचे हुए थे और वो चांदकुनी की कैफियत में मुब्तला थे। उन्होंने मजबूती से रस्सियां पकड़ी हुई थी। जहाज को खौफनाक झटके लग रहे थे। तब किसी बूढ़े के हल्क से कहका बुलंद हो गया, वादियां, मौत की वादियां, हम तेजी से मौत की मंजिलें तय कर रहे हैं। वो कह के लगाता जा रहा था। उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि आंखें खोलकर उसे देख सके। सब पर यही कैफियत तारी थी। सबके दिमाग खाली हो रहे थे। बाहर का किसी को पता नहीं था। न जाने जहाज कहां जा रहा था, न जाने कितना फासला तय हो चुका था, न जाने कितनी सांसें बाकी रह गई थी। अब वो सिर्फ हालात के रहम मुकरम पर थे। दफातन जहाज बहुत जोर से उछला। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो फिजा में ऊपर की तरफ उठ रहा हो। बूढ़े खावर ने मुश्किल आंखें खोलकर अपने बराबर की खिड़कियों से झांका। जहाज वाकई किसी चीज से टकराकर उछल रहा था और अब उसके नीचे कुछ नहीं था। उसने अपनी दोनों बेटियों की तरफ देखा। दोनों की गर्दनें ढलकी हुई थी। दोनों ही बेहोश हो गई थी या शायद मर चुकी थी। तकरीबन सबकी एक जैसी कैफियत थी। तब जहाज जोर से नीचे गिरा और रुक गया। फिर वो गेंद की तरह उछला और कई बार उछलने के बाद फिर उसी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। लेकिन इस दौरान कयामत बर्पा हो गई थी। खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। एक टूटा हुआ शीशा सिस्को के नरखरे से घुसकर गुद्दी से निकल गया था। जहाज की खिड़कियां और दरवाजे टूट टूट कर लोगों पर आ गिरे थे। किसी का सर गायब हो गया था, किसी की गर्दन टाड्रिक का भेजा बाहर निकल पड़ा था। किसी बूढ़े की गर्दन खावर की गोद में आ गिरी थी और खून उगल रही थी और जहाज के पैंदे पर बर्फ की रगड़ की आवाजें कानों के पर्दे फाड़े दे रही थी। फिर जहाज के पैंदे में एक बड़ा सुराख हो गया और जो लोग इस सुराख के करीब बैठे थे उनकी टांगें गायब होने लगी। उनके बगैर टांगों के जिस्म उछल उछल कर रस्सियों के जाल से बाहर निकल आए और पूरे जहाज में फुदकने लगे। बड़ा वहशतनाक मंजर था। कहीं सर उछल रहे थे, कहीं कटे हुए हाथ और पांव तड़प रहे थे। कोई किसी खून उगलते धड़ के नीचे दब गया था। कोई अपने अचानक गायब हो जाने वाले शानों की तलाश कर रहा था।
खुली हुई खिड़कियों के सुराखों से बर्फ अंदर आ रही थी और खून पर मिट्टी की तरह जमती जा रही थी। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और जहाज का दरवाजा खुल गया। खुले हुए दरवाजे से बर्फ की एक चादर अंदर घुस आई। फिर किसी मजबूत चीज से रगड़ खाकर दरवाजा उखड़ गया। मजबूत दरवाजे के उखड़ने से जहाज घूम गया। इसका रुख बदल गया, लेकिन इसका सफर अब भी जारी था। वो अब भी फिसल रहा था। बूढ़े खावर के होंठों से खून की धार उबल रही थी, लेकिन उसके दांत भिजे हुए थे। उसकी आंखें तारीक हो गई। जहाज को एक और खौफनाक झटका लगा और वो सीधा नीचे जाने लगा और फिर एक खौफनाक धमाका और उसके बाद कुछ नहीं था। चाहे जहाज का सफर खत्म हो गया था। सफेद सफेद हिवले वाजे होते गए। वो इंसान ही थे। उनके जिस्मों पर लंबे चुके थे, लेकिन उनके चेहरे बेहद खौफनाक थे। वो खूनखार निगाहों से उसे घूरे जा रहे थे और उनके इरादे अच्छे नहीं मालूम हो रहे थे। यही है, उनमें से एक ने गरजती हुई आवाज में कहा, हाँ यही है। पीछे से कई आवाजें उभरी और उनमें से चंद हिवले पीछे से निकलकर आगे बढ़ाए। तब उसने देखा सबसे आगे वाला हिवला आल्ट्रे का था। उसके हाथ में एक लंबा चाकू था जिसे खून टपक रहा था। वो खुशमगी नजरों से घूरता हुआ आगे बढ़ रहा था और फिर उसने भयानक आवाज में कहा, बूढ़े शैतान न बोल, अब मेरे हाथों से बचकर कहां जाएगा? तू मेरा कातिल है और मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अब मैं तुझे कत्ल करूंगा। उसने चाकू लहराया और चाकू खावर के बाएं शाने में पवस्त हो गया। एक तेज कराह उसके मुंह से निकल गई और आल्ट्रे कहका लगाता हुआ पीछे हट गया। फिर दूसरे लोग सामने आए और ये वही नौजवान थे जिन्हें उसके हुक्म पर कत्ल किया गया था। इन सब के हाथों में लंबे लंबे चाकू थे। फिर वो सब उसके जिस्म पर छोटे छोटे निशान लगाने लगे और निशानों से खून उबलने लगा। वो उसे अजियतें देकर मारना चाहते थे। इनमें से किसी ने भी चाकू का ऐसा वार नहीं किया था जो कारगर होता और उसकी जिंदगी खत्म कर देता। वो चीखता रहा, कराहता रहा और नौजवान उसके जिस्म पर जख्म लगाते रहे, यहां तक कि वो जख्मों से निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा और नौजवान कहके लगाने लगे। फिर उन्होंने उसके गिर्द वैश्याना रक्स शुरू कर दिया। वो उसके जिस्म को ठोकरें मार रहे थे और हर ठोकर पर उसकी कराह निकल जाती। काफी देर तक ये रक्स जारी रहा। फिर नौजवानों ने हाथों में पकड़े हुए चाकू जमीन पर फेंक दिए और उसकी तरफ झुकाए। उन्होंने उसे हाथों से उठा लिया और उसके जख्मों से चूर चूर जिस्म को लेकर एक तरफ चल दिए। उसकी आंखों के सामने नीला आसमान था और जिस्म दर्द से फटा जा रहा था। काफी दूर चलकर वो रुके और इसके बाद उन्होंने उसे फिजा में उछाल दिया। एक और दिल खराज चीख उसके हल्क से आजाद हो गई। वो नीचे गिर रहा था। गहराइयां और गहराइयां, न जाने इन गहराइयों की इंतहा क्या थी। वो गिरता जा रहा था और फिर एक और धमाका हुआ। वो किसी चीज पर पड़ा था। तब उसके ज़हन पर तारीकी मुसल्लत होगी। वो इसी तरह गुमसुम पड़ा रहा। इतनी बुलंदी से गिरने के बावजूद वो जिंदा था और जिंदगी पर उसे हैरत थी। उसने उस जगह को टटोला जहां वो गिरा था। न जाने कौन सी जगह थी, न जाने कैसी जगह थी। उसके हाथ किसी लजलजी शय से टकराए और भीग गए। तब उसने वो मुश्किल आंखें खोली और उस गीली शय को देखने लगा। चंद लम्हात तो कुछ नजर नहीं आया। फिर आंखों की रोशनी वापस आती गई और तब उसने देखा कि उसके हाथ खून में डूबे हुए थे। लेकिन वो लजलजी शय क्या है? उसने कोनियों पर जोर दिया, थोड़ी सी गर्दन उठाई। एक स्यासी शय थी। पूरे तौर से हवास मुजतमा करके उसने देखा वो इंसानी जिस्म का कोई अंदरूनी टुकड़ा था, शायद फेफड़े, कलेजा या कोई ऐसी ही शय। लेकिन ये किसी का जिस्म है। ये कौन सी जगह है जहां इसे फेंका गया है? सर पर आसमान तो नहीं है। ये स्यासी छत कैसी है? और ये तो ज्यादा ऊंची भी नहीं है। कोई संदूक, शायद कोई संदूक ही था। लेकिन इन लोगों ने तो उसे संदूक में बंद करके नहीं फेंका था। फिर ये संदूक कहां से आ गया? वो हैरानी से सोचता रहा और फिर उसे वाकयात याद आते गए। वो दो जान कहां से आ गए? वो तो मर चुके थे। आल्ट्रे भी मर गया था और वो खुद तो जहाज में था। जहाज? उसके ज़हन में छनाका हुआ। जहाज में तो फरजाना भी थी, फरोजा भी थी और दूसरे लोग भी थे। उसके बावजूद के पूरे जिस्म में शदीद टीसें उठ रही थी। तो हड़बड़ा कर उठ गया। तब एक भयानक मंजर उसके निगाहों के सामने आ गया। वो तो इसी जहाज में था। जहाज का मुड़ा तुड़ा ढांचा उसके सामने था। उसकी छत कहीं कहीं पिचक कर फर्श से मिल गई थी और उसके नीचे जो भी था पिचक गया था। अलबत्ता उन पिचके हुए रखनों से खून अब भी फवारों की शक्ल में उछल रहा था। पूरे जहाज में खून ही खून था। आजाब बिखरे हुए थे। मसकशुदा चेहरे भयानक नजर आ रहे थे। पिचके हुए जिस्मों से अंदरूनी आजाब ही बाहर निकल आए थे। मुर्दा इंसान एक दूसरे पर पड़े थे। तब सब कुछ उसके ज़हन में आ गया। सफर खत्म हो चुका था और वो जिंदा था। मगर फरजाना, फरोजा, वो अपने जख्मों को भूल गया। उसने एक रस्सी से दोनों हाथ टिकाए, टांगों पर कुव्वत सर्फ की और खड़ा हो गया। फरजाना, उसके हल्क से दहाड़ निकली। फरोजा, वो फिर चीखा और रस्सियां पकड़ पकड़ कर आगे बढ़ने लगा। जहाज का एक भी मुसाफिर जिंदगी की सांस नहीं ले रहा था। सब मर चुके थे। लेकिन वो कैसे जिंदा था? और अभी थोड़ी देर कबल जो कैफियत उस पर बीत रही थी वो सिर्फ एक तसव्वुर थी, एक ख्वाब थी। उसके जिस्म पर जख्म थे जिनमें टीसें उठ रही थी। लेकिन ये जख्म चाकू के नहीं थे। उसके पांव की ठोकर किसी चीज को लगी
और वो चीज उछल कर रस्सियों के जाल पर आ गिरी। उसने उसे देखा और दिल पकड़ कर रह गया। ये नौजवान रॉड्रिक का सर था, वही जयाला जिसने मुसाफिरों को बचाने की एक कोशिश की थी, इन्हें बर्फ पर उतार लाया था। लेकिन वो किस किस को देखता? लंबे लंबे सुनहरे बालों में छुपा हुआ एक चेहरा उसके सामने था। यह बार्था थी, एक शौक-ओ-शंग होस्टेस, नौजवान हसीन, लेकिन उसका जिस्म चेहरे के साथ नहीं था। जिस्म न जाने कहां था। इसका दिल डूबने लगा। क्या फरोजा का चेहरा भी इसी तरह खून में डूबा पड़ा होगा? ये नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। फरजाना, उसने दहशत से कांपती आवाज में कहा। वो रस्सियों की जाल में झांकता हुआ आगे बढ़ता रहा और फिर वो जहाज के आखिरी हिस्से में पहुंच गया। लेकिन इंसानी लाशों के टुकड़ों में जिंदगी कहां से होती? कोई जिंदा नहीं नजर आ रहा था। खून में डूबे हुए चेहरों के सही खदोखाल भी नहीं पहचाने जाते थे। पूरे पूरे जिस्म आज़ा के नीचे दबे पड़े थे। उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े। फरजाना, उसकी डूबी हुई आवाज उभरी और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसका दिल बैठा जा रहा था। काफी देर तक वो मुंह ढके बैठा रहा। फिर उसने चेहरे से दोनों हाथ हटाए। हालात से अंदाजा होता था कि फरोजा और फरजाना भी नहीं बच सकी है। दोनों लड़कियां भी इसी अलमनाक मौत का शिकार हो गई हैं। फिर अब उसे क्या करना चाहिए? खुदकुशी? एक लफ्ज उसके जहन में उभरा। अब इस तरह जिंदगी में क्या रखा है? न जाने वो खुद क्यों बच गया, ये सब कुछ देखने के लिए। हालांकि खुदकुशी हराम है, लेकिन इन हालात में जब तमाम साथी बिछड़ गए, सब मौत का शिकार हो गए, जिंदगी का मकसद इसकी दोनों बच्चियां खत्म हो गई, फिर इसकी क्या जरूरत है? वो तनहा जिंदा रहकर क्या करेगा? लेकिन उन दोनों की लाशें तो तलाश कर ली जाएं, इन्हें कहीं दफन तो कर दिया जाए। उसका जहन में ख्याल आया और वह अपने जिस्म के जख्मों को भूल गया। इंसानी सर, धड़ और दूसरे अज़ा उठा उठा कर एक तरफ डालने लगा। वो इन अज़ा को बगौर देखता जा रहा था। वह अपनी बच्चियों से वाकिफ था, लेकिन अभी तक उसे कोई टुकड़ा फरोजा या फरजाना का नहीं नजर आया था। वो आगे बढ़ता रहा, वो लाशें खंगालता रहा और फिर अचानक उसका दिल उछल कर खल्क में आ गया।